हिंदी साहित्य में ना कुछ कहानियां वो सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो तो हमारे समाज का आईना होती हैं। चलिए आज बात करते हैं असगर वजाहत की कुछ ऐसी ही बहुत तीखी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल के सारे जानवर अपनी मर्जी से खुशी खुशी एक शेर के मुंह में चले जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल असगर वजाहत की कहानी शेर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब वो तो और भी हैरान करने वाला है। तो कहानी में जो नरेटर है वो ये सब देखकर एक गधे को रोकता है, पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो? और गधे का जवाब सुनिए। उसे लगता है कि शेर के मुंह के अंदर कोई खतरा नहीं, बल्कि हरी भरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। मतलब लालच इतना बड़ा है कि सामने खड़ी मौत भी नहीं दिख रही। अच्छा, गधे के बाद आती है लोमड़ी। अब लोमड़ी तो चालाक होती है, तो उसका तर्क भी देखिए कितना चालाक है। उसके हिसाब से शेर का मुंह असल में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, एक रोजगार दफ्तर। ये एक सीधा सीधा सटायर है, एक तंज है उन खोखले वादों पर जिनके चक्कर में पड़कर लोग अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। और फिर जब बात आ जाती है आस्था की, तो सारे तर्क, सारी लॉजिक सब खत्म। उल्लू को लगता है कि शेर का मुंह स्वर्ग है, निर्वाण का रास्ता है। कहानी यहाँ ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी अंधा विश्वास भी लोगों को सीधे सीधे खतरे में धकेल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने गजब के किरदार, ये सारी कहानियां, इनके पीछे कौन है? ये हैं असगर वजाहत, आधुनिक हिंदी व्यंग्य के एक माहिर लेखक जो अपनी कहानियों में समाज की नब्ज को बखूबी पकड़ते हैं। तो ये जानवर इतने नासमझ क्यों हैं? क्या वो सच में इतने भोले हैं? नहीं, असल में यहाँ शेर सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो प्रतीक है, एक सिंबल है उस व्यवस्था का, उस सिस्टम का जो रोजगार, स्वर्ग और हरी घास जैसे अलग अलग लालच देकर सबको अपने अंदर समा लेना चाहता है। तो भाई ये सिस्टम आखिर चलता कैसे है? इसका एक ही मूल मंत्र है, प्रमाण से ज्यादा जरूरी है विश्वास। मतलब ये सिस्टम सबूत नहीं मांगता, सवाल नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। सोचकर देखिए, आज के जमाने में ये बात कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नरेटर, हमारा कथावाचक, इस सिस्टम पर सवाल उठा देता है। वो अंदर जाने से मना कर देता है और बस तभी सिस्टम का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो अहिंसा का मुखौटा उतर जाता है और शेर दहाड़ता हुआ हमला कर देता है। ये कहानी का सबसे बड़ा सच है कि सत्ता तभी तक शांत और उदार है जब तक उसकी बात मानी जा रही है। अच्छा, अगर शेर की कहानी धोखे से काबू करने की थी, तो वजाहत की एक और कमाल की कहानी है पहचान। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता सीधे सीधे हुक्म देकर लोगों को अंधा, बहरा और गूंगा बना सकती है। तो इस कहानी में एक राजा है जो प्रगति और डेवलपमेंट का एक बहुत ही अजीब रास्ता दिखाता है। सबसे पहले वो शांति के नाम पर अपनी प्रजा को आंखें बंद करने का हुक्म देता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कानों में पिघला हुआ सीसा डालने का, और आखिर में होठ सिलवाने का। और कमाल की बात यह है कि हर कदम तरक्की के नाम पर उठाया जाता है। और नतीजा क्या होता है? हाँ, प्रोडक्शन तो सच में बढ़ जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। लोग एक दूसरे से बिल्कुल कट जाते हैं, एकदम आइसोलेटेड। कहानी का अंत तो और भी चौंकाने वाला है। जब कुछ लोग हिम्मत करके अपनी आंखें खोलते हैं, तो उन्हें अपने आसपास के लोग नहीं, बल्कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ राजा ही दिखाई देता है। तो देखा जाए तो शेर और पहचान, ये दोनों कहानियां असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एक दमनकारी सत्ता को दिखा रही हैं, बस उनके तरीके अलग अलग हैं। एक तरफ शेर है जो लालच देकर अपनी तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ राजा है जो सीधे हुक्म चलाकर सब पर काबू करता है। अब ये जो सत्ता का खेल है, ये सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, ये इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भी चलता है। चलिए वजाहत की दो और कहानियों पर नजर डालते हैं, चार हाथ और साझा। ये मुनाफे और शोषण के बड़े ही अजीब तरीकों से पर्दा उठाती हैं। चार हाथ की कहानी एक मिल मालिक के एक तरह की पागलपन भरी सनक को दिखाती है। उसे अपने मजदूरों से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो वो सोचता है कि काश इनके दो की जगह चार हाथ होते।
और इसी धुन में वो उनके 4 हाथ लगवाने पर तुल जाता है। इसके लिए वो क्या क्या नहीं करता, वैज्ञानिकों को बुलाता है, लोहारों से मिलता है, हर तरह के क्रूर और बेतुके एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन सब फेल। लेकिन कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो एक जोरदार तमाचे जैसा है। मालिक को आखिर में समझ आता है कि उसे इन सब महंगे प्रयोगों की तो जरूरत ही नहीं थी। सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल और क्रूर था। मजदूरी आधी कर दो और मजदूर डबल रख लो। मतलब शोषण का इससे सीधा और साफ फॉर्मूला और क्या ही हो सकता है। शोषण का एक और रूप हमें देखने को मिलता है कहानी साझा में। यहाँ एक ताकतवर हाथी है जो समझ लीजिए कि समाज के अमीर और शक्तिशाली वर्ग का प्रतीक है। वो एक बेचारे किसान को पार्टनरशिप का, साझेदारी का एक सुनहरा सपना दिखाता है। और इस साझेदारी का नतीजा क्या होता है? हाथी पूरी की पूरी फसल अकेले ही चट कर जाता है और किसान के हाथ में सिर्फ एक गन्ना थमा देता है। हद तो तब हो जाती है जब वो उस एक गन्ने को भी अपनी तरफ खींचने लगता है, मानो कह रहा हो कि इस पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं, ये साझेदारी कहा है, ये तो खुली लूट है। तो ये कहानियां, भले ही इनमें जानवर हैं, राजा हैं, लेकिन इनकी जो सच्चाई है वो आज भी हमारे समाज में उतनी ही जिंदा है। तो सवाल ये है कि इन सभी कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो असगर वजाहत की इन कहानियों की असली पावर क्या है? देखिए, ये सिर्फ सत्ता की बुराई नहीं करती, बल्कि उसके काम करने के पूरे मैकेनिज्म को, पूरे तरीके को खोलकर सामने रख देती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे शोषण को प्रगति का नाम दे दिया जाता है, कैसे अलग राय रखने वाली आवाज़ों को दबा दिया जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर हम किन मजबूरियों या लालच में ऐसी व्यवस्थाओं का हिस्सा बन जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज हमारे समाज में ये शेर, ये राजा और ये हाथी कौन है? वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो झूठे वादे कर रही हैं? कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम चुप रहें? और कौन है जो साझेदारी के नाम पर सब कुछ हड़प रहा है? असगर वजाहत की कहानियां इन्हीं सवालों को पहचानने की एक नज़र देती हैं।